साथियों, सभी का स्वागत है सीजी जॉब एजुकेशन में। सीजी टेट 2024 की परीक्षा है, वो भी कल। जी हाँ, एक दिन बचा है बाल विकास की अंतिम तैयारी। इसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना होगा मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। जो टॉपिक मैं आज के इस सेशन में बात करूंगा साथियों, उस टॉपिक को आपको एक बार जरूर पलटा के देख लेना है एग्जाम के पहले, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यही से आपके जो पूरे 30 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपको इसी टॉपिक से ही देखने को मिलते हैं। तो पूरे जो है आप इस टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। चलिए हम इन टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जो साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाल विकास में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ के जाना होगा, तो देखिए साथियों, बहुत सारे टॉपिक है। बाल विकास का सिलेबस बहुत बड़ा है। आपको मैं उन सभी टॉपिक्स को बताऊंगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, ठीक है। देखिए, वृद्धि एवं विकास, इन दोनों को आपको पढ़ना है। विकास क्या है, विकास की अवस्था, साथ ही साथ देखो परिपक्व की अवस्था विकास में पाया जाता है, ठीक है। तो विकास और वृद्धि को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अंदर विकास के सिद्धांत में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तमाम जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है, विकास के सिद्धांत में। इसके अलावा क्रियात्मक कौशल, क्रियात्मक कौशल में मैंने दो प्रकार का बताया, स्थूल क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, तो क्रियात्मक कौशल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बुद्धि को बताया है मैंने, बुद्धि के अलावा उनके प्रकार को भी बताया, ठीक है। तो बुद्धि के 3 प्रकार बताया गया था, ठीक है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो इनको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बुद्धि लब्धि और उनके मान को, बुद्धि लब्धि के मान जो है जड़ बुद्धि बालक, हीन बुद्धि बालक, ठीक है, मूर्त बुद्धि बालक, इस तरह से पूरा जो बुद्धि लब्धि है 0 से लेकर 140 से ऊपर तक के बुद्धि वाले बालक को क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखो क्या क्या आता है बुद्धि लब्धि के अंदर। मंद बुद्धि बालक से पूछा जाता है, प्रतिभाशाली बालक से पूछा जाता है, सामान्य बुद्धि वाले बालक, जड़ बुद्धि वाले बालक। 4-5 पॉइंट इसमें से जो पूछा ही जाता है। तो बुद्धि लब्धि को आप बिल्कुल क्रम से याद रखेंगे, ठीक है। गिलफोर्ड का बुद्धि का जो सिद्धांत है, यहाँ से प्रश्न आपका बना हुआ है। इसके अलावा हावर्ड गार्डनर के जो 9 प्रकार के सिद्धांत है, पहले 8 था, फिर धीरे धीरे जोड़ते हुए उसको 9 किया गया, ठीक है। तो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसको भी आप रखेंगे याद, क्योंकि यहाँ से भी 1 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत, ये तीनों आपको याद रहे। डायरेक्ट देखिए इसके अंदर से नहीं पूछा जाता, तो सिद्धांत का नाम दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन इसके प्रतिपादक है, तो इस तरह से प्रश्न आता है। जिन प्याजे की जब मैं बात करता हूं, तो जिन प्याजे में आपको संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक, ये चारों अवस्थाओं के बारे में विस्तार से पता होना चाहिए। इसके अलावा आत्मसात्करण, सम्मिलन, जितनी भी 3-4 परिभाषाएं हैं, ठीक है, साम्य धारण, तो ये परिभाषा भी आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इनसे जुड़ा हुआ उदाहरण आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो लॉरेंज कोहल वर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत दिया है। नैतिकता के 3 स्तर की बात की है। प्राक रूढ़िगत अवस्था में चिंतन, रूढ़िगत अवस्था में चिंतन और उत्तर रूढ़िगत अवस्था में चिंतन, और इसके अंदर जितने भी हैं उसके अंदर और चरण बनता हुआ है। तो इनको भी आप लॉरेंज कोहल वर्ग में विस्तार से आप इनको समझ लेंगे। इसके अलावा वाइगोत्सुकी के बारे में आता है, तो वाइगोत्सुकी के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है, सिगमंड फ्रायड के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है मेरे दोस्तों। उसके बाद एरिक्सन का मनोसामाजिक जो सिद्धांत है, एरिक्सन का सामाजिक सिद्धांत, इसको भी आप पढ़ लेना है। अल्बर्ट बंडूरा, एक बार ये अल्बर्ट बंडूरा भी पूछा गया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, ये डायरेक्ट प्रश्न आया था। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया, इसी को अनुकूलित अनुक्रिया को कहा जाता है पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़ लेंगे। स्किनर का ऑपरेटर कंडीशनिंग अर्थात क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत स्किनर ने दिया है, पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया, तो ये दोनों को भी आप पढ़ लेंगे। इसी में आता है SR थ्योरी और RS थ्योरी, तो ये 2 चीज आता है। SR थ्योरी के जनक थॉर्नडाइक है, RS थ्योरी के जनक स्किनर है।
इसका शुरू डिजिट को आपको याद रखना है, शुरू जो लेटर है उसको याद रखना है। तो एस आया शुरू में, एस आर थ्योरी में, एस के बाद टी आता है अल्फाबेट में, तो थॉर्नडाइक। आर के बाद क्या आता है अल्फाबेट में, आर के बाद एस आता है, इसलिए स्किनर। शुरू के जस्ट आगे अल्फाबेट में बढ़ोगे तो इसके सिद्धांत देने वाले का नाम पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्किनर को अधिगम को अच्छे से देखना है। अधिगम क्या है, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा पुनर्बलन का जो सिद्धांत है उसको भी देख लेना है। सूझ या अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत आता है, इसको भी आप देख लेना है। इसके अलावा ICDS कार्यक्रम हमने विस्तार से जो है इन सभी के बारे में बताया हुआ है, हमारे नोट्स में भी ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ICDS कार्यक्रम भी पूछा जा चुका है आपके CGTET में, तो ICDS कार्यक्रम के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है। लिंग और जेंडर क्या है इसके बारे में भी जानना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में भी जानना है। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN, तो इसको भी आप अच्छे से, स्पेशल नीड जिसको जरूरत होती है इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। खेल पद्धति और उनके जनक, अर्थात बहुत सारी खेल पद्धतियां हैं, चाहे प्रोजेक्ट विधि हो, चाहे मॉन्टेसरी विधि हो, चाहे और बहुत सारा विधियां हैं। तो विधि और उनके जनक को याद रखेंगे, 1 नंबर के प्रश्न यहाँ से भी आपका बनता है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा क्या है और कौन कौन से बच्चों को समावेशी कक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर रखा जाता है, विस्तार से याद रखेंगे भाई इसको। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, एक एक करके मैंने सभी पॉइंट्स को बताया हुआ है, हमारे यूट्यूब के वीडियो में भी आपको मिलेंगी। तो एक एक इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। 1 से 1+1 मैं इसलिए लिख रहा हूं, 1 या 2 नंबर के प्रश्न जो है आपको शिक्षा के अधिकार अधिनियम से देखने को मिलेंगी। उसके अलावा एक प्रश्न आपको NCF 2005 से भी देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखेंगे, क्योंकि NCF 2005 से एक प्रश्न आएगी। अर्थात न्यू, देखो NCF क्या है, राष्ट्रीय नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और 2020 से जुड़ा हुआ भी अब जो है एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित समिति है, जैसे कि मुदालियर आयोग हो गया, बहुत सारा आयोग है ना। तो ये शिक्षा समिति के बारे में भी एक नज़र जरूर डाल लेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पिछड़ा बालक क्या है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, इनके बारे में भी सामान्य परिचय होना चाहिए। और पिछड़ा बालक जैसे सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, तो इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, कौन कौन से बच्चों को प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखते हैं, और प्रतिभाशाली बालक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, इनके बारे में आपको विस्तार से पता होना चाहिए। इसके अलावा मेरे दोस्तों अधिगम अक्षमता के बारे में, अर्थात जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है बहुत सारे, चाहे वो डिस्लेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिस्कैल्कुलिया हो, डिस्फेजिया हो, ठीक है, डिस्मोर्फिया हो, ये सभी अधिगम अक्षमता के बारे में है, और फिर विस्तार से मैं इसको भी बताया हूँ, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। अधिगम अक्षमता, संज्ञान एवं संयोग, देखिए संज्ञान और संवेग के बारे में पढ़ लेना है। तो मैकडूगल ने 14 प्रकार की संवेग बताया है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आश्चर्य वाला बार बार पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा शिक्षण विधियों के बारे में भी पढ़ना बेहद जरूरी है बाल विकास में मेरे दोस्तों। शिक्षण विधि में आगमन विधि के बारे में पढ़ना है, निगमन विधि के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, बहुत सारी मेथड है, इनके बारे में पढ़ लेना है। देखिए इसमें जरूरी है आपका शिक्षण विधि में आगमन, निगमन और संश्लेषण विश्लेषण। संश्लेषण विश्लेषण से भी एक प्रश्न आपका बनता है, आगमन निगमन से भी आपका एक प्रश्न बनता है। इसके अलावा आपको आकलन और मूल्यांकन को भी विस्तार से समझना है। इसी के अंदर आता है CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो CCE के बारे में अच्छे से आपकी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा भाई एक बार आपका रचनात्मक जो ग्रेडिंग पैमाना भी आ गया है, A ग्रेड में कितने नंबर तक जाता है, A+ ग्रेड में कितने नंबर तक जाता है, तो इसकी भी जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों उपचारात्मक शिक्षक, जिसको रिमेडियल टीचिंग कहा जाता है,
उपचारात्मक जो शिक्षण है इनके बारे में भी आपको समझ होनी चाहिए। और लास्ट में सभी का एक कहना चाहिए सार रूप है टैग वर्ड। अब इतना आप पढ़ लोगे तो क्या शब्द निगेटिव है, क्या शब्द पॉजिटिव है, कौन सा शब्द यदि किसी भी विकल्प में आता है तो उसको बिल्कुल छोड़ देना है। तो इन तमाम चीज़ों की समझ के लिए आपको टैग वर्ड की नॉलेज भी जरूरी है मेरे दोस्तों, और टैग वर्ड की नॉलेज भी आपको जो है मिल जाएंगी। तो इस तरह से इन बिंदुओं को जो मैंने अभी बताया है बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इन बिंदुओं में ही आपके पूरे 30 में 30 अंक छिपा हुआ है। तो जो भी साथी अंतिम रिवीजन कर रहे हैं, अंतिम बार जो है रिवाइज कर रहे हैं, वो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे भाई। इन टॉपिक्स को आप यदि चाहे तो वीडियो को देख करके स्क्रीनशॉट कर सकते हो, लिख सकते हो। यदि आप चाहो तो टेलीग्राम में जाकर भी ले सकते हो, क्योंकि मैं इसका जो भी पीडीएफ है या इमेज है उसको मैं टेलीग्राम में भी डालने वाला हूं। ठीक है, साथ ही नए हो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि कुछ भी अपडेट आती है तो सबसे पहले सीजी जॉब एजुकेशन आपको कोशिश करता है कि इन्फॉर्मेशन दे सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही। साथ ही अगर नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।